Good morning, everyone. My name is Aarti Gupta, and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. Today's topic is from Footprints, Class 7, and the chapter is third, Delhi Sultan. Ibn Battuta, a Moroccan traveler, visited different places in Spain, North Africa, and Asia, going up to China for nearly 30 years. Thus, even surpassing Marco Polo, he visited the Delhi Sultanate too. जो आपका इब्न बतूता था वो मोरक्को का ट्रैवलर था। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था और फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसने अलग अलग जगहों को विजिट करा, जैसे स्पेन, नॉर्थ अफ्रीका को एंड एशिया को। और वो कहाँ कहाँ गया? चाइना में वो रहा 30 इयर्स तक। इसलिए उसने उसको क्या बोलते हैं, सरप्राइजिंग वो होता है उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया मार्को पोलो था। और उसने दिल्ली सल्तनत को भी विजिट किया। दिल्ली सल्तनत, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आई थी। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। Some iconic aspects. The कुतुब मीनार, स्लेव डायनेस्टी के आइकॉनिक एस्पेक्ट क्या है जिसकी वजह से हम स्लेव डायनेस्टी को याद रखते हैं? तो वो है कुतुब मीनार। मंगोल इन्वेशंस की, कैसे मंगोलियंस ने आक्रमण किया था। रजिया सुल्तान। नाउ खिलजी डायनेस्टी, सम आइकॉनिक खिलजी डायनेस्टी के थे। अलाउद्दीन खिलजी, इकोनॉमिक रिफॉर्मर। कैंप्स इन द डेक्कन। Some iconic aspects. तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक रिफॉर्म्स, इब्न बतूता ने विजिट किया था। तुगलक का फोर्ट, तुगलकाबाद का फोर्ट है तुगलक में, जो बनाया था तुगलक डायनेस्टी के राजा ने। तैमूर इन्वेशन की, कैसे तैमूर ने इन्वेशन किया था। सैयद एंड लोधी डायनेस्टी आइकॉनिक एस्पेक्ट्स। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की, कैसे पहली पानीपत की बैटल स्टार्ट हुई थी। एंड द लोधी गार्डन विच इज सिचुएटेड इन दिल्ली। टाइमलाइन है ये आपकी, आपको ये याद करनी होगी। तो 2010 सीई में इल्तुतमिश असेंडेंट बन गया था थ्रोन का, स्लेव डायनेस्टी का। 1296 सीई में अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी पे अपना गद्दी ली थी। 1320 ग्यासुद्दीन फाउंड द तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ग्यासुद्दीन। 1324 मोहम्मद बिन तुगलक असेंडेड द थ्रोन, और उसके बाद 1324 में मोहम्मद बिन तुगलक उस गद्दी का राजा बने। 1398 में तैमूर ने इन्वेशन किया था। 1414 में खिर्ज खान ने सैयद डायनेस्टी स्थापित करी थी। नाउ 1451 में बहलूल लोधी ने लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया था। आप जैसे जैसे ये चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये टाइमलाइन अपने आप याद हो जाएगी। From the 12th century CE onwards, Delhi gained importance as a central city of the kingdom. जब 12th century आई तो दिल्ली ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर ली अपनी सेंट्रल सिटी के रूप में। इट फर्स्ट बिकम ए कैपिटल ऑफ तोमार राजपूत। राजपूत हमारे चौहान थे, तोमार थे, सोडिया थे, बहुत सारे राजपूत थे। तो उसमें हमने चौहान, चहमान, पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई है। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो फर्स्ट कैपिटल जो बनी थी दिल्ली, वो किसकी बनी थी? तोमार राजपूत। They were defeated by the Chauhans of Ajmer in the middle of the same century. और वो किससे हार गए थे? चौहानों से या चहमानों से, मिडल ऑफ सेंचुरी के बीच में। Along with being the capital, Delhi also flourished as a commercial center. दिल्ली सिर्फ ना ही कैपिटल थी बल्कि एक कमर्शियल सेंटर हब बन गया था। Establishment of Turkish rule in India, कि कैसे टर्किश रूल हमारी इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ। As we read in the previous chapter, Muhammad Ghori left his trusted slave Qutbuddin Aibak, who led the foundation of slave dynasty and became the first Sultan of Delhi in 1206 CE.
The establishment of Turkish rule was a watershed event in the history of India. तो टर्किश लोग वो लोग होते थे जो बाहर से आए हैं, इंडिया के फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, ठीक है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से आए हैं। तो मोहम्मद बिन गौरी ने क्या करा था, लेफ्ट कर लिया था अपना एक ट्रस्टेड स्लेव जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने किसकी स्थापना करी थी, स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी, और वो दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान बन गया 1206 सीई में। जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था टर्किश रूल का, उसने पूरी हिस्ट्री पे वाटरशेड कर दिया था। The slave dynasty. This dynasty is also referred to as Mamluk dynasty. Mamluk in the Arabic word means slave. तो जो ये डायनेस्टी है उसको क्या कहते थे, मामलूक डायनेस्टी, और मामलूक का अराबिक वर्ड में मतलब होता है स्लेव। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 till 1210 CE. Qutbuddin Aibak established the Sultanate in Afghanistan and the north part of the Indian subcontinent, which came to be known as the Delhi Sultanate. जो कुतुबुद्दीन था उसने एस्टैब्लिश करी अपनी सल्तनत अफगानिस्तान में और नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स में, और उसको बोला गया आगे चल के दिल्ली सल्तनत। He constructed the Quat ul Islam Mosque in Delhi and the अढ़ाई दिन का झोपड़ा in अजमेर। उसने क्या कंस्ट्रक्ट करा था, क्वात उल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। He died in an accident in 1210 CE while playing chaugan, a kind of polo played while riding horse. तो वो उसकी डेथ कैसे हो गई थी, एक एक्सीडेंट की वजह से 1210 में, कि और वो क्या कर रहा था, चौगन खेल रहा था। चौगन एक गेम होता है जिसको वो खेल रहा था, और जब वो अपने घोड़े पे सवार था तो उसको खेलते हुए उसकी डेथ हो गई थी। Qutbuddin Aibak initiated the construction of the Qutub Minar but was unable to complete it. कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की इमारत को शुरू तो करवा दिया लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी। इल्तुतमिश, historian considered इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक's son-in-law, कुतुबुद्दीन का वो दामाद था, as the real consolidator of Turkish conquest in the North India। और वो क्या था, एक बहुत ही अच्छा संगठित करने वाला या मजबूत बनाने वाला टर्किश कॉन्क्वेस्ट था इंडिया में। He ascended the throne in 1210 CE amid great opposition from the Turkish nobilities as well as the great revolts. तो उसका वो ascendant बना उस थ्रोन का जिसपे उनके ससुर जी थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लेकिन जो टर्किश नोबिलिटीज के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये बने, लेकिन उसके बाद भी वो उस गद्दी का मालिक बना। In order to win the support of the nobles, he granted them territories and concentrated his efforts on strengthening his empire while recovering lost territories. तो अपनी अगर हमें किसी को बहलाना फुसलाना होता है या किसी से बात मनवानी होती है तो हम उसको रिश्वत देते हैं। ऐसे ही इल्तुतमिश ने नोबल्स को क्या करा था, एक तरह की रिश्वत दी थी उनको टेरिटरीज ग्रांट करके, और अपने एफर्ट लगा के कि उसका एम्पायर कैसे स्ट्रेंथ हो, इंस्टेड ऑफ ये सोचते हुए कि वो कैसे अपनी लॉस्ट टेरिटरीज को भी रिकवर कर पाए। He also strengthened the northwest frontiers of his empire to safeguard it against Mongol invasion. और उसने अपना नॉर्थ वेस्ट पार्ट बहुत ज्यादा मजबूत करा ताकि वो किससे बच पाए, मंगोलों के आक्रमण से बच पाए। मेजर रूल्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये कैसे मेजर रूलर्स हैं दिल्ली सल्तनत के। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहला आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर शमशाउद्दीन इल्तुतमिश, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, नजीर उद्दीन मोहम्मद, ग्यासुद्दीन बलबन। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक थी,
उसमें सबसे पहले थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर आए थे अलाउद्दीन खिलजी, और लास्ट में आए थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1412 तक थी। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451, फिरोज खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी डायनेस्टी 1451 सीई से 1526 सीई, बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ये सारे आपके राजाओं के नाम हैं जिन जिन डायनेस्टी में जिन जिन ने रूल किया। In order to introduce efficiency in his administration, Iltutmish organized his nobilities into a select group of 40 nobles called Chalisa ya Chehlangilu. This group played a crucial role in the politics of the slave dynasty. तो अपनी राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर चलाने के लिए जो इल्तुतमिश थे उन्होंने नोबिलिटीज को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक ग्रुप में 40 नोबल्स इकट्ठे होते थे, उनको बोलते थे चालीसा या चहलांगनी। और ये जो चालीसा या चहलांगनी जो 40 ग्रुप्स के मेंबर थे वो क्रूशियल रोल प्ले करते थे स्लेव डायनेस्टी में। इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम द सुल्तान आफ्टर हिज डेथ। तो इल्तुतमिश की बेटी जो रजिया थी वो उसकी मृत्यु के बाद सुल्तान बन गई। द रजिया इंटरल्यूड, रजिया का अंतराल। रजिया सुल्तान, the only Muslim woman who ruled of Delhi, succeeded Iltutmish. रजिया ही एक मुस्लिम वुमेन थी पूरी दिल्ली सल्तनत की जिसने इल्तुतमिश के बाद वो गद्दी संभाली। Define the gender bias and orthodox culture practice of her age, she put on male attire and appeared unveiled in public. तो वो जबकि ये जानती थी कि वो एक औरत है, उसके बाद भी उसने इस ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी कल्चर की प्रैक्टिस को पीछे छोड़ा और मेल अटायर में जो लोग वहां के राजा लोग कपड़े पहनते थे उसमें वो आती थी और वो वैसे ही दरबार में प्रवेश करती थी बिना बुरखे के। She succeeded in establishing law and order throughout the empire. और उसने क्या करा? Establish करा लॉ और ऑर्डर पूरे एम्पायर। Her rule marked the beginning of the power struggle between the Sultanate and Chelangni. तो सुल्तान और चेलांगनियों के बीच में स्ट्रगल चालू हो गया था। The nobles were opposed to rule by a female monarch and at the same time disapproved the high position she granted her Ethiopian slave Yakub. This led to revolt against her. तो जो नोबल्स थे वहां के अमीर लोग थे जो 40 ग्रुप बना के रहते थे, उन लोगों ने उसको अपना राजा मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक औरत से वो ऑर्डर ले। और वो इस चीज से भी नाराज थे क्योंकि उसने अपने एक स्लेव याकूत को, इथोपिया के स्लेव याकूत को हायर पोजीशन ग्रांट करी थी, जिसकी वजह से रिवॉल्ट चालू हो गया। She was murdered as a part of conspiracy by the nobles while she was on her way to reclaim her empire. जब वो अपने राज्य को वापस संगठित करने में लगी थी तो नोबल्स की साजिशों द्वारा उसका कत्ल करवा दिया गया। नजीर उद्दीन मोहम्मद एंड गयासुद्दीन बलबन। After Razia, her brother Naziruddin Muhammad came to the throne. रजिया की मौत के बाद उसका भाई नजीरुद्दीन मोहम्मद ने थ्रोन को संभाला। He died in 1266 and was succeeded by Ghiyasuddin Balban, his prime minister and a former member of Chalis group. तो जब मोहम्मद नजरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हो गई तो उसकी गद्दी पर गयासुद्दीन बलबन आए। और गयासुद्दीन बलबन कौन थे? गयासुद्दीन बलबन प्राइम मिनिस्टर थे उस समय और फॉर्मर 40 ग्रुप जो बना हुआ था लोगों का
उनमें से एक मेंबर थे. When Balban ascended the throne, in order to offset oppositions, he centralized all power and authority in his own hand. तो बलबन ने क्या करा, जब गद्दी संभाली तो उसने ऑपोजिशन में जो लोग थे उनको हटाया और जितनी भी पावर थी और अथॉरिटी थी उसको अपने हाथों में ले लिया. He led the foundation of a centralized government and asserted the need for nobles, origin and prestige of the monarch. तो उसने एक तो फाउंडेशन रखी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की, और जो लोग दावा करते थे या जो प्रेस्टीज पे वो करते थे कि ये चीज सही नहीं है या ये चीज गलत है, तो उसने नोबल्स की भी बात सुनी. He established an efficient spy system to keep himself informed. तो उसने क्या करा, जैसे जासूस लोग होते हैं वैसे उसने बनाए. और क्यों बनाए होंगे, ताकि आसपास की चीजों की खबरें उस तक पहुंचती रहे. एंड टू इंश्योर द लॉयल्टी ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द थ्रोन. और इसको भी इंश्योर किया कि जो स्पाई, जो जासूस बने वो गद्दार ना बने, वो उसकी हेल्प हमेशा करे. He broke the power of group of 40, the छलांगनी. और उसने क्या करा, जो पावर थी छलांगनी की जिसकी वजह से रजिया सुल्तान की डेथ हुई, उसको भी उसने खत्म कर दिया. The Khilji dynasty. Balban died in 1287 CE. जो ग्यासुद्दीन बलबन थे उनकी डेथ हो गई थी 1287 में. His successor proved to be weak and incompetent. जो उनके सक्सेसर थे वो बहुत ज्यादा अयोग्य और वीक निकले. In 1290, a noble named Jalauddin Khilji established the Khilji dynasty after killing Balban's grandson Yaqubat. तो क्या हुआ था कि जो नोबल्स थे उन्हीं में से एक नोबल था जलाउद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करी. कैसे, बलबन के जो ग्रैंडसन था उसको मारकर. जलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक इन्होंने राज्य किया. The founder of the Khilji dynasty, Jalauddin Khilji. So who was the founder of the Khilji dynasty? Jalauddin Khilji. Suppressed the revolt of the Balban successor and overcame the external threat of the Mongolians. उन्होंने जो रिवॉल्ट थे बलबन के उसको तो खत्म करा ही करा, और जो एक्सटर्नल थ्रेट थे मंगोलियन इन्वेशंस के उसको भी खत्म कर दिया. His brief rule over a period of 6 years was based on the willing support of the people in the process of governance and tolerance toward religious community. जो उसके 6 साल उसने रूल करा वो किसके ऊपर बेस्ड था, वो लोगों की सपोर्ट पर कि कैसे गवर्नमेंट को चलाया जाए और रिलीजियस कम्युनिटीज की तरफ. अलाउद्दीन खिलजी. Jalaluddin Khilji was murdered and succeeded by his nephew Alauddin Khilji. तो जलाउद्दीन को मार दिया गया था किसके द्वारा, उसके भतीजे या भांजा के द्वारा मार दिया गया था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी. Alauddin Khilji was an ambitious young man who established a vast empire in India by conquering Gujarat and Ranthambore, चित्तौड़, मालवा एंड जालौर ऑफ राजस्थान. तो जलाउद्दीन बहुत ज्यादा उमंगी, लालसी या किसी चीज को पाने की इच्छा रखने वाला एक बहुत ही यंग मैन था, जिसने अपना एम्पायर पूरे भारत में एस्टैब्लिश करा. किसको हरा हरा के, गुजरात को, रणथंभौर को, चित्तौड़ को, मालवा को और जालौर जो राजस्थान में है उसको. अगर आप यहाँ पे देखेंगे इतना बड़ा राज्य बन गया था अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि हमने पढ़ा है गुजरात को हराया, चित्तौड़ को हराया उसने, फिर रणथंभौर को हराया उसने, और ट्रांगनी, इन सबको हरा के उसने अपने राज्य को और बड़ा कर लिया. He was the first Indian Delhi Sultan to cross the Vindhya region and acquire control of the Deccan. ये पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने यहाँ पे जो सतपुड़ा और विंध्या, यहाँ पे जो सतपुड़ा और विंध्या रेंजेस होती हैं
उसको भी पार करके डेक्कन तक वो पहुंच गया। The fabulous wealth of the Deccan drew him to the south. और जो डेक्कन की वेल्थ थी, जो उसकी पैसा था, उसने उसको कहाँ खींच के ले गया? साउथ की साइड, जहां पे कौन थे? चेरास, पांड्यास, ये सारे थे, चालुकास. Eventually, the charge of all the south camps was entrusted to Malik Kafur. और उसके बाद जो साउथ के थे, उसने किसको दे दिया? मलिक काफूर को दे दिया. By 1330 CE, the Yadavas of Devagiri, the Kakatiyas of Rangals, and Hosala of Dwara Samudra, and the Pandyas of Malabar and the Mysore accepted Alauddin's overlordship. और धीरे धीरे जितने भी राज्य जो साउथ की साइड थे, उन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी की ओवरलॉर्डशिप को मान लिया कि वो हमारे राजा है. अलाई दरवाजा इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स. ये अलाई दरवाजा है जो कहां पर है? आपका कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स. Ghiyasuddin Tughlaq built the famous Tughlaqabad fort at Delhi. Ghiyasuddin तुगलक ने एक फेमस तुगलक फोर्ट बनाया है जो बोला जाता है तुगलकाबाद फोर्ट, जो कहां पर है? दिल्ली में. द तुगलक डायनेस्टी. Ghiyasuddin Tughlaq 1320 till 1324. Alauddin Khilji died then in 1316 was followed by the period of the political unrest. और जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई तो वो उस पीरियड को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल अनरेस्ट. सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी. द लास्ट खिलजी रूलर खुर्स खान was killed by Ghiyasuddin Tughlaq, who founded the Tughlaq dynasty in 1320. जो लास्ट खिलजी डायनेस्टी का रूलर था खुर्स खान, उसको किसने मारा था? गियासुद्दीन तुगलक ने, जो किस डायनेस्टी का फाउंडर था? तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था. अभी तक हमने पढ़ा कि हर किसी को मारकर गद्दी हासिल करी जाती थी. An able statesman and administrator, he advocated a policy of tolerance instead of harsh punishment. तो वो एक ऐसा आदमी था जो ये मानता था कि सिर्फ टॉलरेट करने की जगह अगर उसको पनिश किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा. He carried out many works of public utility. और उसने पब्लिक यूटिलिटी के लिए भी काफी काम किया. He was succeeded by his son मोहम्मद बिन तुगलक in 1324. और उसको सक्सीड किसने कर लिया? उसका थ्रोन किसको मिला? मोहम्मद बिन तुगलक को 1324 में. According to the Ibn Battuta, Ghiyasuddin Tughlaq died mysteriously when the pavilions constructed for him collapsed after being struck by elephant. तो क्या हुआ था? गियासुद्दीन तुगलक की इब्न बतूता के हिसाब से जो मोरक्को ट्रैवल था, उसके हिसाब से गियासुद्दीन तुगलक की डेथ कैसी हुई थी कि जो उसके लिए पेविलियन कंस्ट्रक्ट किया गया था वो टूट गया था हाथी के धक्का लेने से. Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq is remembered as one of the most learned and accomplished scholar of his time. मोहम्मद बिन तुगलक को याद किया जाता है बहुत ही अच्छे स्कॉलर और लर्न मैन के लिए उस टाइम के. He was well versed in Sanskrit, Arabic and Persian and was well read in religious philosophy, science and literature. तो उसको ये सारी भाषाएं आती थी और वो अच्छे से रीड कर सकता था रिलीजन चीजें, फिलोसफी, साइंस और लिटरेचर के बारे में. His empire included the South State, उड़ीसा, बंगाल and the Deccan. और उसके एम्पायर में क्या कौन कौन सी स्टेट थी? साउथ की स्टेट्स तो थी, साथ साथ उड़ीसा, बंगाल और डेक्कन के प्लेट्यूज भी उसमें थे. Ibn Battuta characterized Muhammad bin Tughlaq as the most humble of man and one who is the most inclined towards doing what is right and just. तो इब्न बतूता के हिसाब से मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा इंसान था जो बहुत ही ज्यादा हम्बल था और उसके अलावा वो ये मानता था कि जो चीज सही है
उस चीज को करा जाए। He undertook various experimental projects which, despite being innovative, failed since they lacked prudence. तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करे थे, डिस्पाइट ऑफ कि वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव थे, लेकिन उसके बाद भी वो क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। A comparative study of the region of Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq. Alauddin Khilji, attack of Mongol. Alauddin Khilji raised a large standing army to ward off the Mongol attack that increased during his region. तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी सेना बनाई ताकि वो मंगोल इन्वेजन को रोक पाए। गैरिसन टाउन, a new garrison town named Shiri was constructed for his soldiers. तो जो टाउन था गैरिसन टाउन, उसको बनाया गया ताकि उसके सोल्जर्स को वहां पे प्रोटेक्ट किया जा सके। एक गढ़ में जैसे जो प्रॉपर जहां पे सेना रहती है, वो वाला टाउन। रेवेन्यू सिस्टम, Alauddin Khilji ensured the flow of adequate revenue to meet the cost of maintaining a large army and to facilitate the administration of a vast empire. अलाउद्दीन खिलजी ने ये फ्लो ऑफ रेवेन्यू इसको ऐसे मेंटेन करा कि जो आर्मी की कॉस्ट है उसको भी वो दे पाए और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी अच्छे से चला पाए। लैंड वाज मेजर्ड and the shares of the state were fixed at 50% of the produced. और जो लैंड थी उसको मेजर किया जाता था और जो भी लैंड से मुनाफा होता था उसका 50% प्रोड्यूस पे फिक्स था। पेमेंट टू द सोल्जर्स, अलाउद्दीन पेड हिज सोल्जर्स इन कैश। जो अलाउद्दीन था वो अपने सोल्जर्स को कैश में पे करता था। मार्केट पॉलिसी, अलाउद्दीन कंट्रोल्ड द प्राइस ऑफ नेसेसरी गुड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। अलाउद्दीन ने जो प्राइसेस थे नेसेसरी प्राइसेस गुड्स के उसको भी संभाल के रखा, किसके लिए, लोगों की बेनिफिट्स के लिए। He set up 3 markets in Delhi, one for food grains, the second for clothes, and the third for horse, slaves and cattle. उसने दिल्ली में 3 मार्केट को एस्टैब्लिश करा, एक जहां पर खाने का सामान मिलता है, दूसरा जहां पर कपड़े का सामान मिलता है और तीसरा जहां पर घोड़े, स्लेव्स और कैटल्स को रखा जाता था। The price of essential items were fixed at lower rate. और उन जो प्राइस होते थे उनके वो कम दामों पे रखे जाते थे ताकि लोग आए और खरीद सके। वेट्स एंड मेजर्स वर इफेक्टिवली स्टैंडर्डाइज्ड। जितने भी वेट्स थे कि इतने वेट का इतना ग्राम है या इतना केजी है, वो उस जमाने में भी होता था। स्टेट वेयर हाउस वॉज सेट अप। These were stocked with food grains which were released whenever there was a famine or shortage. और स्टेट में एक वेयर हाउस होता था जहां पे ग्रेन्स को संभाल के रखा जाता था और उसको तब यूज किया जाता था जब कोई आपत्ति या अकाल जैसा समस्या आ जाती थी। अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया या कुछ ऐसा जहाँ पे कभी क्रॉप्स ना उगाई जा पाए, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते थे जब, तो वो उस ग्रेन्स को यूज करते थे। Muhammad bin Tughlaq, defeat of the Mongol army. Muhammad bin Tughlaq was unable to defeat the Mongol army and raised a standing army to plan an attack on them in Transylvania. तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो मंगोलियन को हरा नहीं पाए थे, तो उससे क्या हुआ था कि उन्होंने अपनी आर्मी खड़ी करी ताकि वो अटैक कर पाए उन पर। Delhi Aikwana. The residents of the oldest city of the Delhi were made to leave and the soldiers occupied it. तो क्या हुआ था, जो रेजिडेंट थे जो दिल्ली में बहुत टाइम से रह रहे थे उसको उन्होंने क्या करा था, बाहर निकाल दिया था और उनकी जगह कौन रहने लग गए थे, सोल्जर्स। Raising taxes in Doab region. Muhammad bin Tughlaq increased the land tax in the Ganga Yamuna Doab region in order to meet the expenses of the army. जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने लैंड टैक्स को बढ़ा दिया गंगा यमुना दोआब पे ताकि क्या हो, जितने भी एक्सपेंसेस उसकी आर्मी में लगते हैं वो अच्छे से
पूरे किए जा सके। At this time, the region was suffering from a famine. और इस टाइम रीजन क्या सफर कर रहा था? शॉर्टेज. The peasants of the region rose in protest and the situation went out of control. जितने भी जो किसान लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनकी खेती या लैंड टैक्स के चक्कर में वो दे नहीं पा रहे थे और इस कारण उन लोगों ने प्रोटेस्ट करा और ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई. Payment to the soldiers. Muhammad bin Tughlaq also paid his soldiers in cash. जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने सोल्जर्स को कैश में देता था, सेम मोहम्मद बिन तुगलक भी सोल्जर्स को पेमेंट कैश में ही करते थे. Issuing of token currency. Muhammad bin Tughlaq issued bronze and copper token to overcome the financial crisis. तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने टोकन सिस्टम को इशू करा जिसकी वजह से क्या होता कि उनकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो क्या हो जाती, कम हो जाती. This crisis was the drain on the royal treasury as a result of his schemes. और इसकी वजह से क्या हुआ, बल्कि उल्टा हो गया. The coins had the same value as the gold and silver coins, known as tankas. तो जो कॉइन्स थे उनकी वैल्यू सेम थी जैसे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की वैल्यू थी और उसको बोला गया टंकास. The forgery of the new coin forced the Sultan to withdraw all the token currency from the market. और जितने भी लोग थे जो उसके अंडर काम करते थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने जालसाजी से जो जितने भी नए कॉइन जो सुल्तान ने फोर्स करे थे उसको क्या बोला कि आप विड्रॉ करें सारे के सारे टोकन करेंसी मार्केट से. शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल. सोन मतलब जितने भी टोकन्स जो पहले ऑलरेडी चल रहे थे उसको जब तक वो हटाएंगे नहीं तब तक न्यू टोकन्स नहीं चल पाएंगे. तो ये शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल. Soon after his accession to the throne, Tughlaq transferred the capital with his court and officially as well as the entire population from Delhi to Devagiri, Daulatabad in the Deccan. जैसे ही थॉन शिफ्ट हुए या कैपिटल शिफ्ट हुई तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके दौलताबाद कर ली और वो कहाँ थी, डेक्कन. The Sultan believed that the central location of the Devagiri would enable him to exercise control throughout the country and protect the Sultanate from continuous Mongol attack. वो ये बिलीव करते थे कि देवागिर में जब उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी दिल्ली से तो वो ये मानते थे कि इस चीज को करने की वजह से उनका राज्य मंगोलों के अटैक से बचा रहेगा. Extensive arrangements were made for the journey, but many people did not survive the long and difficult journey to Devagiri. The operation was total failure. बहुत बड़ा एक्सटेंसिव अरेंजमेंट किया गया कि एक जगह से दूसरी जगह जाया जाए ताकि वहां पर वो एस्टेब्लिशमेंट कर पाए, लेकिन क्योंकि वहां पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां के लोग अच्छे से जी नहीं पाए और क्या हुआ, वो सरवाइव नहीं कर पाए और उनके लिए ये देवागिर की जो जर्नी थी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई और इस तरह ये ऑपरेशन टोटल फेल हो गया. फिरोज शाह तुगलक 1351 till 1388. Firoz Shah Tughlaq, who succeeded his cousin Muhammad bin Tughlaq, learned his lessons well. जो फिरोज शाह तुगलक था उसने अपने कजन मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत सारे लेसन्स सीखे. He aimed at consolidating his empire and hence took a number of measures aimed at reforming the administration. उसने बहुत सारे, उसका एम मेन क्या था कि कैसे अपने राज्य को संगठित किया जाए. इस वजह से उसने बहुत ज्यादा रिफॉर्म करा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में. He undertook many humanitarian measures such as the banning inhuman punishment, setting up hospitals for poor and so on. तो वो एक अच्छा राजा बनना चाहता था. इसकी वजह से उसने क्या करा कि जो बिना मतलब के लोगों को मारते थे कोड़ों से
उस चीज को रोकी गई और हॉस्पिटल सेटअप करे गए पुअर लोगों के लिए। फिरोज शाह तुगलक इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन इन द टेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो जो फिरोज शाह था उसने महत्वपूर्ण सुधार करे टेक्स्ट स्ट्रक्चर में। फिरोज शाह फाउंडेड द सिटी ऑफ फिरोजाबाद और फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। जो फिरोज शाह थे उन्होंने ही फिरोजाबाद या जिसको हम कहते हैं फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है, कोटला मुबारकपुर, उसको उन्होंने ही फाउंड किया। His death in 1388 was followed by a series of rebellions, which hastened the end of the Tughlaq rule. और उनकी डेथ कब हो गई थी? 1388 में, जो किसके द्वारा हुई थी? विद्रोह के द्वारा, जिन्होंने जल्दबाजी से उस तुगलक डायनेस्टी को एंड कर दिया। तैमूर इन्वेशन 1398। The weakness of the Delhi Sultanate made the empire vulnerable to external invasion. तो जो दिल्ली सल्तनत थी वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी एक्सटर्नल इन्वेशन की वजह से। The rulers of the Samarkand in Central Asia and the founder of the Temur dynasty, Taimur, invaded India in 1398. तो जो रूलर्स थे समरकंद के, सेंट्रल एशिया के, जो फाउंडर थे तैमूर डायनेस्टी के, वो क्या थे? उन्होंने इन्वेड कर दिया था इंडिया में 1398 सीई में। His army carried out an extensive plunder of Delhi. और जो उनकी आर्मी थी उन्होंने दिल्ली में बहुत ज्यादा लूट मचाई and carried away enormous amount of wealth as well as many Indian artists such as carpenters, masons, etc. उन्होंने दिल्ली में सिर्फ उसकी वेल्थ ही नहीं लूटी बल्कि वहां पे जो इंडियन आर्टिस्ट्स थे जैसे कारपेंटर्स और मैशंस, उनको भी लूट लिया गया। द लास्ट रूलर्स, द लास्ट तुगलक रूलर नजीर उद्दीन was unable to check the invader. जो नजीर उद्दीन था लास्ट रूलर, वो क्या था? वो ये नहीं जान पाया कि वो उस पे आक्रमण होने वाला है। लास्ट, द सैयद डायनेस्टी 1414 1451। Before Taimur left Delhi, he appointed Khirj Khan as the viceroy who went on to establish the Sayyid dynasty after defeating the Tughlaqs. जैसे ही तैमूर ने दिल्ली को छोड़ा, उसने अपॉइंट करा खिर्ज खान सूबेदार, जिसने क्या करा? एस्टैब्लिश करी सैयद डायनेस्टी को डिफीट करके तुगलक को। खिर्ज खान टुक ओवर द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1440 और खिर्ज खान क्या बन गया? दिल्ली का सुल्तान बन गया 1440 में। He ruled for 7 years and was succeeded by his son मुबारक शाह in 1421. उसने 7 साल राज्य करा और उसके बाद उसका बेटा आ गया जिसका नाम था मुबारक शाह। याहना बिन अहमद शिर हिंदी तारीख आए मुबारक शाही गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ मुबारक शाह रीजन। ये सारी किताब या ये आपको बताती है कि कैसे उसने अपना राज्य किया। मुबारक शाह was succeeded by his nephew मोहम्मद खान who ruled as सुल्तान मोहम्मद शाह। तो मुबारक खान को सक्सीड किसने करा? उसके भांजे या भतीजे ने, जो कौन था? मोहम्मद खान। ठीक है, और उसने रूल करा सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम से। आफ्टर हिज डेथ he was succeeded by his son and the last ruler of the dynasty Alauddin Alam Shah, who abdicated the throne in 1451. तो जब मोहम्मद शाह की डेथ हो गई तो उसके बाद उनका बेटे ने राजगद्दी को संभाला और उस गद्दी को उसने संभाला था 1451 में, लेकिन उसने उस गद्दी को त्याग दिया था, एब्डिकेटेड कर दिया था थ्रोन को 1451 में। लोधी डायनेस्टी एंड डिक्लाइन ऑफ सल्तनत, कि कैसे लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी रही 5 डायनेस्टियों में से और कैसे दिल्ली सल्तनत या सल्तनत खत्म हो गई। बहलूल लोधी
the governor of the Shir Hind Punjab became the new Sultan of Delhi. जो बहलूल लोदी थे वो जो गवर्नर शेर हिंद पंजाब के थे वो अब दिल्ली के सुल्तान बन गए थे. The Lodi dynasty was the first dynasty of the Afghan ruler that came to power during the Sultan period. जो लोधी डायनेस्टी थी वो फर्स्ट डायनेस्टी थी अफगान रूलर जब आए नहीं थे. Behlul Lodi was succeeded by his son Sikandar Lodi in 1489. जो बहलूल लोदी थे उसके बेटे ने सिकंदर लोदी ने 1489 में गद्दी को संभाला. He led the foundation of the city of Agra in 1503. और जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने आगरा सिटी आगरा की फाउंडेशन करी 1503 CE में. He was succeeded by his son Ibrahim Lodi in 1517 CE. और इसके बाद उनके बेटे आए इब्राहिम लोदी जो किसके बेटे थे? सिकंदर लोदी के बेटे थे और उन्होंने राजगद्दी को संभाला. The first battle of Panipat in 1526 CE was saw Ibrahim Lodi defeat at the hand of Babur and the final fatal blow to the existence of the Delhi Sultanate. तो जो फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की लड़ाई वो हुई थी 1526 में जिसमें जो इब्राहिम लोदी थे वो हार गए थे और जो उनका राज्य था वो किसके पास चला गया था? बाबर के पास चला गया था. और ये इतिहास का बहुत ही घातक आक्रमण था. लोधी गार्डन इन दिल्ली. सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन. The Sultan was the center and the most significant person in the Sultanate. जो सुल्तान होते थे वो बहुत सेंटर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होते थे सल्तनत के. He defended the empire against external attacks and maintained law and order. वो क्या करते थे? वो एक्सटर्नल अटैक से और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते थे. He was the commander in chief of the army as well as the chief justice of the empire. वो कमांडर इन चीफ थे आर्मी के लिए और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस भी थे एम्पायर के लिए. Nobles, they occupied civilians and military position in the sultanate and worked closely with sultan. जो नोबल्स थे वो क्या थे? सिविलियंस और मिलिट्री पोजीशन पर होते थे सल्तनत में और वो सुल्तान के बहुत ज्यादा पास काम करते थे. In order of ranks, the Khans were the highest, followed by the Maliks and the Amirs. जो खान्स थे पोजीशन के हिसाब से जो खान्स थे वो हाईएस्ट फॉलोड थे किसके? मलिक के और मालिक्स के और अमीर लोगों के, आमिर्स के. The salary of the nobles were arranged from the revenue assigned to them. जो सैलरी होती थी नोबल्स की वो उनके काम के हिसाब से असाइन की जाती थी. जो जिसका जैसा काम उसको वैसी सैलरी. According to the Ikta system, the land resources of the Sultanate were divided and given to the nobles in lieu of cash for their services. जो इक्ता सिस्टम था यहाँ पर वो सिस्टम था जिसमें जो लैंड रिसोर्सेज थे सल्तनत देती थी लोगों को ताकि नोबल्स को उसके बदले कैश मिल पाए और उनकी सर्विसेज पे उनको वो पेमेंट दी जा पाए.